नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। आम आदमी पार्टी के भीतर का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अब इससे भी बड़े सवाल ने जन्म ले लिया है, और वो ये कि आम आदमी पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति की बात करती थी, क्या मूल्य और सिद्धांत परे कर दिए गए हैं? अब सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाना एकमात्र विकल्प है। और वो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर एक और आरोप सामने आया है। इस बार कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद ने यह आरोप लगाया है कि संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका एक स्टिंग उनके पास है, जिसमें संजय सिंह पर यह आरोप उन्होंने लगाया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश की। इस पर कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया आई है, जो एक तरह से चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा है कि हमने कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने की बात कही थी, इसमें गलत क्या है? राजनीति नहीं करेंगे तो क्या भगवत कथा करेंगे? और ऐसे में सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के ढोंग की क्या अब पोल खुल गई है? ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। केजरीवाल बेंगलुरु में नेचुरोपैथी यानी बिना दवा के प्राकृतिक तरीकों से इलाज करा रहे हैं, और यहाँ 2100 किलोमीटर दूर दिल्ली में स्टिंग छाया हुआ है। एक के बाद एक स्टिंग के झटकों से पार्टी को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। इसके बारे में जो भी बोलना पार्टी बोल रही है वो पार्टी से बात करिए। पार्टी सारी बात रख रही है। एक दिन पहले जिस कथित स्टिंग में केजरीवाल पर जोड़ तोड़ से सरकार बनाने के आरोप लगे, अब वही आरोप पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह पर लग रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने दावा किया है कि उनके पास आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की उस बातचीत की रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें वो खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ का दावा है कि बातचीत पिछले साल विधानसभा भंग होने से 1 महीने पहले हुई थी। मुझे तरह तरह के प्रलोभन दिए थे, तरह तरह के लालच दिए थे। तो मेरी वॉच में क्योंकि कैमरा लगा हुआ था, मुझे लगता था कि शायद ये लोग हमारा स्टिंग करें, तो मैंने एहतियात के तौर पर मैं भी वो सिस्टम लगा कर गया था और मैंने उनका संजय सिंह जी का स्टिंग किया था। अगर शेर सिंह डागर के फार्मूले के तहत मैंने उनसे कहीं कोई पैसे की बात की हो, उसका स्टिंग वो सार्वजनिक कर दें, उसी दिन राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। आसिफ इससे पहले पिछले साल भी दावा कर चुके हैं कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए सिसोदिया लगातार उनसे संपर्क कर रहे थे। मनीष सिसोदिया जी के एसएमएस हैं गाजियाबाद में अपने लॉस के घर पे हमें बुलाने की बात कर रहे हैं कि आप आइए और यहाँ बैठ के बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली में मीडिया हर तरफ लगा हुआ है। ये जो आसिफ साहब क्लेम कर रहे हैं वो तो सब इधर उधर की बातें थी। आसिफ के इन आरोपों से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग और केजरीवाल की बातचीत का वो स्टिंग सामने आया जिसमें केजरीवाल कांग्रेस विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने के लिए कह रहे हैं। मैं बताऊं आपको, अब आप इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ। 6 लोग अलग अलग करके अपनी पार्टी बनाकर हमें बाहर से समर्थन कर दें। मैं प्लान करता हूं, मैं आज ये 6 लोग अगर अलग टूटकर ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इनमें 3 मुसलमान हैं, 3 मुस्लिम हैं, वो नहीं जाएंगे बीजेपी में। वो कह रहे हैं कि वो जा नहीं पाए तो वो 6 फिर हमें ही समर्थन कर दें बाहर से। हाँ, मैं आज इस पर थोड़ा बनाता हूँ। और उसमें क्या स्टिंग है? उसमें क्या कह रहे हैं अरविंद? क्या कह रहे हैं उसमें? यही तो कह रहे हैं कि एक अलग दल बना के बाहर से हमें समर्थन दें, हम सरकार बनाना चाहते हैं, यही तो कह रहे हैं। तो सरकार, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप भागवत कथा करने के लिए थोड़ी लड़ते हैं, सरकार बनाने के लिए लड़ते हैं। अरविंद सरकार छोड़ दें तो भगोड़े भाग गए, बनाने की कोशिश करें, देखो ये बनाने की कोशिश कर रहे थे। राजेश गर्ग का दावा है कि इस बातचीत की रिकॉर्डिंग उन्होंने इसी साल 17 फरवरी को कुमार विश्वास को दी थी, लेकिन विश्वास कह रहे हैं कि टिकट के लिए ब्लैकमेल करने के लिए राजेश गर्ग ने सीडी भेजी थी, जिसे उन्होंने पार्टी को दे दिया था। 17 फरवरी को उनको सीडी, जो ऑडियो टेप की जो बात हो रही है, वो उनको ईमेल की है 17 फरवरी को सरकार बनने के बाद, क्योंकि वो मुझसे मांगी गई थी। उन्होंने मुझे एसएमएस करके कहा था मुझे दे दी जाए। मैंने तो वो तभी, जब उन्होंने जो सज्जन लगा रहे हैं वो बड़े ही प्रचंड अवसरवादी और बहुत ही वैसे मनुष्य हैं, वो टिकट मांगने के लिए उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। उन्होंने उसी समय मैंने पार्टी को उनका वो जो कथित बातचीत है उसको फॉरवर्ड भी कर दिया था और उनसे कह दिया था कि जो आपका मन करे वो करिए, टिकट तो हम किसी दबाव में देंगे नहीं। रिकॉर्डिंग किसने किसको दी, किसने लीक की, अब ये मुद्दा नहीं रह गया। बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी जिस नीति और सिद्धांतों की बात कहती थी, क्या वो नीति और सिद्धांत सत्ता के सामने बौने साबित हो गए? ये तमाम स्टिंग तब के हैं जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा था।
राजनीतिक गलियारों में सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की चर्चा जोरों पर थी। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव हारकर दोबारा दिल्ली में सरकार बनाना चाहती थी। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा रही थी और अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें साफ दिख रहा है कि सत्ता के लिए आम आदमी पार्टी भी वही कर रही थी जो बाकी पार्टियां पहले से करती रही हैं। तो क्या ये कहा जाए कि आम आदमी पार्टी में अब मूल्यों सिद्धांतों के दिन लद गए, अब सत्ता पर कौन भारी, लड़ाई इसकी है और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी के ढोंग की खुल गई है पोल। आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों में आखिर फर्क क्या है? अगर आम आदमी पार्टी भी राजनीति करती है जैसा कुमार विश्वास कह रहे हैं तो बाकी पार्टियां भी यही करती हैं, फिर ये पार्टी अलग कैसे हुई? राजनीति बदलने वाली पार्टी अब क्या कर रही है? ये राजनीति, वैकल्पिक राजनीति, शुचिता की राजनीति करने की बात करती थी आम आदमी पार्टी और आज कहां पहुंच गई है? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं हमारे साथ, यहाँ स्टूडियो में अभय कुमार दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हैं, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही और कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से। सबसे पहले सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी हमेशा से अलग पार्टी होने का दावा करती रही है, लेकिन आज जो कुछ स्टिंग के माध्यम से, बयानों के माध्यम से सामने आ रहा है, उसके बाद आप क्या कहेंगे इस पार्टी के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर की कमजोरी अलग चीज है, स्टिंग में क्या सच है क्या नहीं सच है वो एक अलग विषय है। मुख्य विषय यह है कि किस प्रकार की संस्कृति को उन्होंने आगे बढ़ाया। यदि आम आदमी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं ये कहेंगे कि अगर कोई आए तो सेटिंग कर लेना, स्टिंग कर लेना, वो हमको देना, तो इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं ना कहीं आप ही ऊपर से नीचे तक उस संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जो एक कहावत होती है यथा राजा तथा प्रजा, तो आज प्रजातंत्र में होती यथा नेता तथा कार्यकर्ता, तो वही चीज नीचे परकोलेट होती चली जा रही है। जो राजनीति के कुछ सिद्धांत थे, अब जैसे आप देखिए ये सारा झगड़ा कहां से शुरू हुआ, एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पे। तो कोई भी पार्टी में सभी लोग एक वर्चस्व चाहते हैं, सिर्फ भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दीजिए तो उसी संस्कृति में ये खड़े हो गए। दूसरा सिद्धांत होता है सत्ता के मामले में किसी भरोसा मत करो, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो एक स्वाभाविक सी बात है, ये कहने की बात अलग थी, परंतु एक जो नैसर्गिक यथार्थपरक आधार होना चाहिए था जिसमें से ग्रो करके नेचुरल वे में पार्टी निकलती है, तो उसके अंदर कुछ मूल्य सिद्धांत का अधिष्ठान होता है। ये चूंकि एक मुद्दे के आधार पर तमाम लोग कहीं से भी आके जुड़ गए, इसलिए उनके अंदर जो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ यानी एक नैसर्गिक सामंजस्य की शक्ति होनी चाहिए थी, वो नहीं दिख रही है। ठीक है, वो जिसके लिए आकर जुड़े थे क्या वो सिर्फ सत्ता का लालच था? अबे दुबे जी, सवाल ये है कि अब सिद्धांतों की बात कोई नहीं करता, अब ये कहते हैं आम आदमी पार्टी में लोग कि राजनीति में आए तो क्या करेंगे, राजनीति तो करेंगे। देखिए, राजनीति करना तो कोई बुरी बात नहीं है और राजनीति को बदलना तो राजनीति करने के जरिए ही बदला जा सकता है। राजनीति के बाहर रह के तो राजनीति को नहीं बदला जा सकता। बाहर रह के आप दबाव गुट बन सकते हैं, एक प्रेशर ग्रुप बन सकते हैं। जिस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है उसे आप ठीक मानते हैं? अब अगर आप इजाजत दें तो 2-3 वाक्य मैं बोल लूं। मेरा कहना यह है, जहां तक मेरी समझ, स्टिंग ऑपरेशन वगैरह जो हो रहे हैं इससे तो मैं बिल्कुल असहमत हूं। मेरा मानना है इससे विश्वास खंडित होता है और फिर राजनीति जो है दूषित ही होती है। इस सब प्रक्रिया से आम आदमी पार्टी को फौरन बाहर निकल आना चाहिए। अभी तक जो हुआ है वो हुआ है। अगर फिर से स्टिंग ऑपरेशन ये सब सिलसिला चलता रहा तो उससे केवल बदनामी होगी और उनकी छीछा लेदर होगी और उनकी साख धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। इस मामले में पूरी तरीके से आलोचनाओं से सहमत हूं। दूसरी बात यह है कि ये जो सवाल है कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे, मैं समझता हूं ये कोई इल्जाम नहीं है। ये एक हर पार्टी को अपनी रणनीति बनाने का अधिकार है। आम आदमी पार्टी की एक दोहरी रणनीति, ये मेरी समझ है, दोहरी रणनीति कि ना भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने दी जाए और इस तरह की परिस्थिति भी बनाई जाए ताकि वो चुनाव की घोषणा भी न कर पाए। मैं मानता हूं कि भाजपा इस रणनीति में लगातार फंसती गई और आम आदमी पार्टी की रणनीति आखिर तक कामयाब रही। अगर वो रणनीति न बनाते तो इस वक्त दिल्ली पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत होती। लेकिन अब आपको ये नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी अगर इसी रणनीति के तहत काम कर रही थी तो जिस वक्त आसिफ मोहम्मद खान, वो तब भी वही कह रहे थे, आज भी वही कह रहे हैं, पुरानी बात ही रिसाइकिल की है। हाँ, कोई नई बात उनकी लेकिन आम आदमी पार्टी तब कुछ और कह रही थी, आज कुछ और कह रही है। मेरा कहना तो फर्क यहाँ पर है कि असली चेहरा क्या आप सामने आ रहा है। रणनीति में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर रणनीति ये कहती है कि आम आदमी पार्टी 6 अलग आ जाओ तो फिर सवाल उठते हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति मीडिया के सामने नहीं बताई या कुछ और बताया, इसका जवाब तो वो ही देंगे। उनकी जो रणनीति थी वो रणनीति अपने आप में कोई अपराध नहीं है और ना कोई सिद्धांत थी। आपको नहीं लगता आज बैकफायर कर रही है बुरी तरह उन पर? आज उनके सिद्धांतों पर सवाल उठ रहे हैं बहुत गंभीर। नहीं, देखिए, सिद्धांतों पे सवाल तो वगैरह हम लोग उठाते ही रहते हैं, लेकिन हमें
अगर हमें इस पर गंभीर चर्चा करनी है तो हमें यह भी देखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से किन मायनों में अलग है। अच्छा, आप अभी मानते हैं जब हम कहते हैं कि वो अलग है, वो कहते हैं अलग है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो कोई आदर्शवादी आख्यान लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। एक सवाल वो किन मायनों में अलग है, ये हम लोगों को एक सवाल ये उठता है कि उस समय कांग्रेस के 8 विधायकों पर बीजेपी की भी नजर थी और आम आदमी पार्टी की भी नजर थी, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन हुआ यह था कि उस समय आम आदमी पार्टी लगातार ये सवाल उठाती रही कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ रही है, उसके खुद के आम आदमी पार्टी के लोगों को भी तोड़ने का काम कर रही है, घोर अनैतिक काम कर रही है। इतने करोड़ रुपए यहां दिए जा रहे हैं, उतने करोड़ रुपए वहां दिए जा रहे हैं। कुछ बीजेपी के कुछ नेताओं के उस समय नाम भी वो बताते थे, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन वाली बात भी करते थे, लेकिन यही काम वो भी कर रहे थे। अगर बीजेपी वो कर रही थी और अनैतिक था, तो ये जो काम कर रहे थे वो नैतिक कैसे हो जाता है? मैं दोनों बातों में एक फर्क मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि अगर मैं दोनों बातों में एक फर्क मानता हूं, वो फर्क ये है, अगर आम आदमी पार्टी ने कहीं भी पैसे का प्रलोभन दिया है तो उसमें, और अन्य पार्टियां जो करती हैं तोड़फोड़ की राजनीति, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। मैं आपकी बात को 100% स्वीकार कर लूंगा। इस बात का प्रमाण आना अभी बाकी है कि उन्होंने पैसे रुपए का कोई प्रलोभन दिया। लेकिन देखिए अभी जी कितनी यहाँ तक के जो नहीं पता था कि कांग्रेस पार्टी से राजेश गर्ग है, ऐसे कैसे आ जाएगा? राजेश गर्ग बातें सामने आ रही हैं। राजेश गर्ग को देखिए, राजेश गर्ग से कल एक सवाल पूछा गया। नहीं, मेरा इस बात से परेशानी है, राजेश गर्ग से एक सवाल ठोस रूप से पूछा गया कि क्या अरविंद केजरीवाल ने उन्हें खरीद फरोख्त के निर्देश दिए थे? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, अरविंद जी ने मुझे ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए थे। ये राजेश गर्ग कल टीवी के ऊपर कह चुके हैं। नहीं अभय जी देखिए, इस बात का जवाब अभी भी कहीं से जहां तक नहीं मिला है मोहम्मद कि आसिफ ये का कौन बयान सी है, रणनीति है जहां पर मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए कहते हैं कि भाई मैं शपथ नहीं ले रहा, आप सब लोग मेरे बिहाफ पे शपथ ले रहे हैं। लेकिन फिर पता लगता है कि एक वक्त ऐसा भी था कि कांग्रेस से आप समर्थन लेने को तैयार थे, जिनके लिए आप बार बार कहते रहे कि इनकी तो कोई क्रेडिबिलिटी दिल्ली में नहीं है। दोनों परिस्थितियों में बिल्कुल अंतर है। किस पैमाने से माना जा सकता है नैतिक, इस पर आगे चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब भी जुड़ गए हैं और दिबांग भी मौजूद है। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। हम चर्चा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, उसको लेकर लगातार विवाद और घमासान। क्या आम आदमी पार्टी की ढूंढ की पोल खुल गई है? हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और इस बीच आम आदमी पार्टी से आदर्श शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आदर्श शास्त्री जी, ये तमाम जो स्टिंग ऑपरेशन एक के बाद एक आ रहे हैं, कुमार विश्वास क्या कहते हैं कि अरे भाई जो पार्टी राजनीति में आई वो राजनीति तो करेगी, भगवत कथा थोड़ी करेगी, तो फिर ये आपकी पार्टी का असली चेहरा? देखिए, इसमें ऐसा है, दो बातें साफ हैं। पहली बात ये कि ये जो कथित क्लिप है, इसको हम लोगों ने खुद देखा नहीं है, इसको सुना है, अपने डायरेक्ट इसकी ओरिजिनल कॉपी नहीं देखी है, तो इसके बारे में तो मैं नहीं कहूँगा। मगर मैं मान भी लेता हूँ अगर ये सही है तो संविधान का ये प्रावधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि अगर कहीं पे भी 2/3 पार्टी के अगर विधायकगण या जो भी है अगर पार्टी छोड़ के एक नए दल में शामिल होना चाहते हैं या नया दल बनाना चाहते हैं, इसमें कोई भी गैर संवैधानिक बात नहीं है। अच्छा। दूसरी बात इसमें एक ये भी साफ है कि इसमें किसी भी तरह से कोई भी उस समय चाहे एलजी रहे हो चाहे बाकी पार्टियां रही हो, उन्होंने सबने यही चर्चा कही थी कि एक नई तरह की पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की अगर जरूरत पड़े दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तो वो रीअलाइनमेंट करी जा सकती है। इसमें मैं नहीं समझता कोई भी गैर राजनीतिक गैर संवैधानिक बात है। कहीं पे भी आम आदमी पार्टी में कहीं उसमें कहीं चर्चा किसी भी तरह से किसी फायदे की, किसी पैसे की। आदर्श जी, सवाल है कई सारे। दिबांग, आप क्या पूछना चाहते हैं? आदर्श जी कह रहे हैं इसमें क्या बुराई है, ये तो राजनीति है, संवैधानिक है, इसमें क्या बुराई है? देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी जो अपने बारे में इतनी शेखियां बघाड़ते हैं, ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब ये तो मतलब एक सीमा इन्होंने पार कर दी है कि कोई एक लिहाज से भी चलेगी पार्टी। आप ये जिस तरह के बचाव कर रहे हैं वो वही बचाव कर रहे हैं जो हमारी राजनीति में जिन पार्टियों की हम सबसे ज़्यादा और सबसे कटुता से आलोचना करते हैं, ये उससे भी घटिया दर की पार्टी है, क्योंकि ये अपने आप को स्वच्छ होने का, साफ होने का दावा करती है और दावा करने के बाद बिल्कुल उलट वो कर रही है। बंद कमरों में कुछ कहती है, फोन जब बात करती है जिसके स्टिंग हो जाते हैं वहां कुछ और कहती है, सार्वजनिक रूप से कुछ और कहती है, एलजी के सामने कुछ और कहती है, इनकी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव में जो बातचीत होती है कुछ और कहती है। कितने मुंह, मतलब दोगले होते हैं, पर ये तो कितने मुंह वाली पार्टी है वो अब सामने आ रहा है। और मेरे ख्याल से ये जो बात है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आपने ये जो लबादा उड़ा हुआ था कि आप बिल्कुल अलग पार्टी हैं, नए ढंग की राजनीति आप करने वाले हैं, आप
बड़ी क्रांति करने वाले हैं, वो सब इसमें धुल गया है। और मेरे ख्याल से इनको वो बचाव देने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इनको तो ये कहना चाहिए कि वो जो टेप आया है उसकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। ये उनकी आवाज ही नहीं है, क्योंकि यही बचाव पार्टियां करती हैं और ये कह भी रहे हैं। बचाव कर रहे हैं। और मुझे एक चीज बताइए, कभी सोचा था आपने कि दिल्ली जनता को भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए जो स्टिंग की हिदायत आप लोग देते आए हैं, कभी आप ही पर स्टिंग हो जाएगा? सोचा था कभी ऐसा? देखिए, पहली बात सबसे पहले मैंने यही बोला कि फोरेंसिक जांच इसकी होनी चाहिए, इसकी एक्यूरेसी, इसकी जेन्युइननेस के बारे में सही बोला आपने, बिल्कुल सही रास्ते पर है। उसके बाद मैंने ये बोला कि हम लोग राजनीति की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग बंद कमरे में हम लोग कुछ और कहेंगे, एलजी को कुछ और लिख के देंगे और सामने लोगों के कुछ और कहेंगे। एक हो गए थे, एक होके इन दोनों पार्टियों ने अरविंद जी को जन लोकपाल बिल को नहीं लाने दिया। और उसके बाद अगर हम लोग ने इस बात की चर्चा करी है और उसके लोकसभा के चुनाव के बाद अगर दिल्ली की जनता के बीच में सरकार आना चाहती थी, सरकार होनी चाहिए थी, इसके बारे में अगर अन्य लोग चर्चा आपस में कर रहे थे जिसमें कोई भी भ्रष्टाचार की कोई संबंधित बात नहीं हो रही है, इस सारी बातें हम जानते हैं, छोड़ दीजिए। कुछ गलत नहीं हो रहा। मीम अफजल साहब हमारे साथ है। मीम अफजल साहब, आदर्श शास्त्री जी कह रहे हैं इसमें गलत क्या है भाई? ये तो संविधान के हिसाब से है। अगर 6 विधायक टूटकर अलग हो रहे हैं, हम कोई प्रलोभन भी नहीं दे रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, वो खुद ही अलग हो रहे हैं और फिर बड़े हित में हम हमारे साथ मिलना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो संविधान के हिसाब से है। कांग्रेस पार्टी क्यों सवाल उठा रही है? क्यों अजय माकन कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया? देखिए, पहली बात तो ये कि आपने मैं थोड़ा देर से ज्वाइन किया, मुझे नहीं मालूम आपने वो बाइट दिखाई या वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है जिसको दिखा दिया इन्हीं की पार्टी के एक साबित एमएलए ने शायद किसी तरह से लीक जी, किया बिल्कुल है। बिल्कुल वो दिखा दिया है। तो उससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि वो एनकरेज कर रहे हैं, वो एनकरेज कर रहे हैं कि उनके 6 विधायकों को तोड़ लीजिए और उनकी पार्टी बनवा दीजिए। दूसरी तरफ वो विधायक साहब ये कहते हैं कि मैं इस बात के खिलाफ था कि पार्टी को तोड़ा जाए, हम तो समर्थन की बात कर रहे थे। कौन सच बोल रहा है ये नहीं पता। दूसरी अहम बात यह है कि केजरीवाल साहब खुद कहते थे कि कोई अलग इलेक्शन में वोट के लिए पैसे दे तो पैसे ले लो और वोट अपना जहां डालना डाल लो, या कोई रिश्वत मांगे तो उसका स्टिंग ऑपरेशन कर लो। तो वो जो इस तरह की बातें करते थे, ये नहीं पता था उनको कि खुद उन्हीं की पार्टी के एक एक्स एमएलए उनका ही स्टिंग ऑपरेशन करके और उसको लीक कर देंगे। और ये स्टिंग ऑपरेशन से बिल्कुल एक बात साफ जाहिर हो गई है कि साजिशों जो थी वो पार्टी के अंदर उस वक्त भी चल रही थी जब ये लोग बड़ी उसूलों की बात कर रहे थे। और हम पर तो ये इल्जाम लगाते हैं हम लोग साजिशी हैं, करप्ट हैं, हमारा कोई उसूल नहीं है, हमारी कोई कहना चाहिए मोरल नहीं है, कुछ नहीं है। आज जो कुछ सामने आ रहा है 3-4 दिन से इन्हीं की पार्टी के लोग कई चैनल्स पर आते हैं। पहले दिन बेचारे 10 मिनट जो है डिफेंड करते हैं, वो बाद में अगले 10 मिनट के अंदर वो थोड़े बागी हो जाते हैं और उससे अगले 10 मिनट में कह देते हैं कि पार्टी का बहुत बुरा हाल है और ये नहीं चलेगा और ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। कई प्रवक्ता या जो भी लीडर हैं इनके ऐसा कर चुके हैं। कोई जिम्मेदार आदमी आज किसी भी चैनल पर नहीं आ रहा है। मैं पहली बार देख रहा हूं आदर्श बैठे हैं यहाँ पर, और आदर्श वो हैं जिन्होंने अपना पूरा कैरियर दांव पर लगाकर ये पार्टी ज्वाइन की थी। लाल बहादुर शास्त्री के पोते हैं ये। इन्होंने जाहिर है कि जिस वक्त ये काम किया तो बहुत लोगों ने सवाल किया कि शास्त्री जी के पोते ने ये पार्टी ज्वाइन की है। उन्हीं से पूछ लेती हूं मैं, उन्हीं से पूछ लेती हूं मैं। आदर्श जी, पॉलिटिक्स है, निराशा हो रही है आपको? ये नई पॉलिटिक्स नहीं है। अगर कुमार विश्वास आज कहते हैं कि राजनीति करने आए हैं भाई, भगवत कथा करने थोड़ी आए हैं, तो आपको निराशा होती है? बिल्कुल, किसी भी तरह की निराशा की इसमें कोई बात ही नहीं है। मैं जब आम आदमी पार्टी आया था तो इसलिए आया था क्योंकि आम आदमी पार्टी आज उन नैतिकता की बात करती है आज के समय और जमाने में, राजनीतिक युग में, जो शायद उस जमाने में किए जाते थे। मेरे बाबा लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लिया, उस जमाने में उन लोगों की बातें थी। लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़े थे, वो एक विचारधारा से जुड़े थे। वो विचारधारा आज आम आदमी पार्टी में है, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में। तो दुख की बात है, विचारधारा सिर्फ शब्दों तक ही सीमित है। यही कहना ये कहीं भी करनी में नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ कथनी तक सीमित है। और इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या अब आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है? इस पर आगे चर्चा करेंगे। आदर्श जी, आप बने रहिए मेरे साथ। एक बहुत छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होकर
चर्चा कर रहे हैं आज आम आदमी पार्टी के भीतर मचे कलह को लेकर कि क्या आम आदमी पार्टी के ढोंग की पोल खुल गई है, कहां गए वो सिद्धांत। सवाल ये भी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति में आने का फैसला लिया था तो एक बात बहुत स्पष्ट कर दी थी कि वो सत्ता में यूं शामिल नहीं होंगे। उनकी लड़ाई जो होगी वे व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए होगी। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है उससे ऐसा लगता नहीं कि अरविंद केजरीवाल कुछ नया कर रहे हैं। और ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क है। जैसे सत्ता में जाके बैठेंगे ना, उस कुर्सी के अंदर बिच्छू है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, हम भी खराब हो जाएंगे, हम भी खराब हो जाएंगे। सोच ये नहीं है, सोच ये है कि जो भी उस कुर्सी पे जाके बैठेगा वो गड़बड़ हो जाएगा। उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा कि कल को कोई और उस कुर्सी पे आके बैठे तो वो गड़बड़ ना कर सके। उस व्यवस्था को बदलने के लिए हम अंदर जा रहे हैं। हम लोगों को बदलने नहीं जा रहे, चेहरे बदलने नहीं जा रहे। पीछे तक जितने भी लोग हैं, ये हजारों हाथ उठते हुए, ये है आम आदमी के हाथ पीछे तक। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में अपना पहला कदम रख रहे थे तो कुछ ऐसे वादे किए थे, लेकिन 49 दिन तक सत्ता का सुख भोगने के बाद और फिर दोबारा सरकार बनाने से पहले केजरीवाल कुछ इस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति करते नजर आए। ये 6 लोग अगर अलग टूटकर ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इनमें 3 मुसलमान हैं। जिसने सुना वो हैरान रह गया। नई तरह की राजनीति की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल विधायकों के जोड़ तोड़ का हिसाब लगा रहे थे। धर्म और जाति से ऊपर की राजनीति करने का दावा करने वाले केजरीवाल मुसलमान विधायकों की दिशा तय कर रहे थे। कहते हम राजनीति कर रहे हैं, हम तो शुरू से कहते थे हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम पार्टियों की राजनीति नहीं कर रहे, हम चुनाव की राजनीति नहीं कर रहे, हम जनता की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में 49 दिन तक सरकार चलाने के बाद केजरीवाल ने कुर्सी छोड़ दी थी और इस्तीफा इसी नाम पर दिया था कि लोगों का भला नहीं कर पा रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी में जो हो रहा है और जो दिख रहा है वो तो उसी राजनीति का हिस्सा है जो दशकों से होती रही है। इसमें नया क्या है? केजरीवाल की पार्टी के 2 सदस्यों योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने पार्टी के फैसलों और नीतियों पर सवाल उठाए तो पार्टी के इन 2 संस्थापक सदस्यों को पीएसी यानी राजनीतिक मामलों की समिति से बाहर निकाल दिया गया। बैठक में अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं थे, लेकिन पार्टी के दूसरे धड़े ने आरोप लगाया कि यह सब कुछ केजरीवाल के इशारे पर हो रहा है और इसकी पुष्टि की महाराष्ट्र में पार्टी के सबसे बड़े नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मयंक गांधी ने। मयंक ने ब्लॉग में लिखा कि प्रचार के दौरान प्रशांत भूषण ने उम्मीदवारों के चुनाव को लेकर पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कई बार धमकी दी थी। योगेंद्र पर पार्टी के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगे। 26 फरवरी की बैठक में केजरीवाल ने कहा था कि अगर प्रशांत और योगेंद्र पीएसी में रहे तो वो उनके साथ काम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि पार्टी में कोई भी सवाल उठाएगा तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो फिर केजरीवाल की पार्टी में डेमोक्रेसी के वादे का क्या हुआ? अगर पार्टी के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई आरोप लगेगा तो हमारा इंटरनल लोकपाल होगा कि अगर किसी भी पार्टी के सदस्य के, पार्टी के ऑफिस बेरर के खिलाफ अगर कोई आरोप लगता है तो ये जजेस उसकी इंक्वायर करेंगे और अगर ये जजेस कहते हैं कि गड़बड़ की है तो उस सदस्य को पार्टी छोड़नी पड़ेगी। केजरीवाल ने ईमानदार उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला किया था, लेकिन योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया है कि उनके दबाव डालने के बाद ही उम्मीदवारों की जांच हुई जिनके खिलाफ शिकायतें मिली थी। भाई 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट थी तो रिपोर्ट की थी कि नहीं की थी? लोकपाल ने जांच की थी कि नहीं की थी? उनमें 10 लोगों के टिकट सही थे और 2 के कैंसिल किए थे। अब तो मान जाओ, अब तो चलो। मैंने भी कहा था कि जिन 12 लोगों के खिलाफ शिकायत है मैं उनका प्रचार अभी नहीं करूंगा जब तक कि वो क्लियर ना हो जाए। क्लियर हो गए तो मैं चला गया। गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी में मचे घमासान से लेकर केजरीवाल के स्टिंग तक पर जवाब देने के लिए खुद केजरीवाल मौजूद नहीं है क्योंकि वो तो बेंगलुरु में अपना इलाज करवा रहे हैं। अब लग ये रहा है कि पार्टी को भी ऐसे ही इलाज की जरूरत है। और वो इलाज क्या केजरीवाल के हाथ में है या बहुत देर हो गई है? अब हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। आदर्श जी, आप लोग बार बार कहते थे कि सत्ता नहीं चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, आज क्या हुआ? जी तो आज भी वही सच है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही हम लोग आए हैं और इस तरह का ऐतिहासिक जो हम लोग को यहाँ पे अभूतपूर्व जो मैंडेट मिला है वो इसी का परिणाम है।
और पहले भी हम लोग व्यवस्था बदलने के लिए आए थे। जब हम लोगों ने कैसे बदलेंगे आप लोग व्यवस्था? दो वरिष्ठ नेता जो आपकी पार्टी में आवाज उठाते हैं उन्हें पीएसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। एक आपकी पार्टी के नेता जो कभी आपके टिकट पर विधायक बने उन्हें स्टिंग करना पड़ता है। एक लीडर ऐसी जो अरविंद केजरीवाल का साथ देती रही लेकिन वो पार्टी से चली गई, उनकी आंख में आंसू, अंजलि दमानिया। ऐसे ही बदलेंगे आप व्यवस्था को? देखिए, ऐसा है कि अगर योगेंद्र जी, प्रशांत जी की बात की जाए तो कई मौके उनके पास थे कि पीएसी के फॉर्मल औपचारिक प्लेटफॉर्म पे वो अपनी बातें रख सकते हैं, मगर कहीं राजनीति और अनुशासन में या अनुशासनहीनता में फर्क हम लोग को सबको समझने की जरूरत है। लोकतंत्र है पार्टी के अंदर, मगर अनुशासनहीनता नहीं बर्दाश्त की जाएगी। नहीं, अनुशासनहीनता मतलब क्या आदर्श जी? देखिए, अगर वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना चाहते थे तो उस पर तो मोहर लग गई, उस पे तो मोहर लग गई। कुमार विश्वास ने कह दिया भाई मेरा एक सवाल हो रहा है इनसे। संजय सिंह कह रहे हैं मैं तो उनकी रणनीति जानने गया था। सवाल मेरा ये है, सवाल पूछना चाहते हैं जी। एक छोटा सा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि पार्टी के अंदर ये जो चल रहा है इसका असर सरकार पर पड़ रहा है? जी, इसमें कोई ये दोनों, देखिए पहली बात तो कोई ऐसा कुछ पार्टी में चल नहीं रहा जिसका असर है सरकार पे चले, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई भी बात विवाद की है। इसमें सिंपल सी सीधी सी बात है कि अगर पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता पार्टी की अनुशासनहीनता या अनुशासन के नियम को तोड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी ये कर रही है। आप लोगों की पार्टियों में आपकी बातों में विरोधाभास है सर। मुझे ये बताइए, अनुशासनहीनता किस बात की? अगर व्यक्तिवाद और कैंडिडेट्स की सिलेक्शन को लेकर सवाल उठाया जा रहा है और योगेंद्र यादव ने जो बड़ी बात कही, उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव के बाद आप लोग कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते थे, तो वो तो सिद्ध हो गया। उनकी बात पे आप लोगों ने मोहर लगा दी और ये कब हो रहा है? जब खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद आप ये लोग बात मान रहे हैं। मैंने वो बिल्कुल नहीं देखिए, ऐसा है कि मैं उस समय भी बोला आपको कि हम लोग यहाँ पे व्यवस्था बदलने आए हैं, उस समय भी यही कोशिश थी। और रही बात योगेंद्र जी की, मैं दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ कि अनुशासनहीनता इस बात की है कि इस तरह की बातें और विवाद उन्होंने एक पब्लिक स्पेस में एक उस तरह के मीडिया के बीच में उतारा, ना कि आप अपनी बात को दोहरा रहे हैं। लेकिन अभय दुबे जी, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले व्यवस्था परिवर्तन की बात अब जनता मानेगी क्या? अब जनता मानेगी ये हालत देखकर आम आदमी पार्टी की? मेरे दिमाग में मैं थोड़ी रिवर्स थिंकिंग कर रहा हूं, मैं उल्टा चिंतन कर रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अरविंद केजरीवाल का पक्ष पराजित हो जाता तो आप समझती कि वो लोकतंत्र की जीत है? ये हम सब लोग मानते हैं वो आंतरिक लोकतंत्र की जीत हो गई। कौन व्यक्ति जीता, कौन व्यक्ति हारा, इसके आधार पर तय होगा आंतरिक लोकतंत्र, या बहस किस तरह चलाई गई, उसका फैसला किस तरह हुआ, मतदान कैसे हुआ, इस बात को माना जाएगा कि आंतरिक लोकतंत्र सामने आए हैं। छोड़ दीजिए, अंजलि दमानिया 3 दिन पहले आप ही के साथ वो पुरजोर समर्थन अरविंद केजरीवाल कर रही थी, इसी उस पर थी वो पैनल पर। आज वो बाहर है पार्टी से। विकृत दूषित कर देता है। मैं बिल्कुल इस बात पे आप लोगों के साथ हूं, सभी के साथ हूं। स्टिंग ऑपरेशन की संस्कृति पूरी तरीके से समाप्त होनी चाहिए। ये बहुत ही घटिया और जलील किस्म की संस्कृति है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब आंतरिक लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो कुछ मानक हमारे दिमाग में साफ होना चाहिए। किसी भी पार्टी में बहस होती है, जब आम सहमति नहीं बन पाती है तो मतदान से फैसला होता है। उस मतदान के फैसले को सबको मानना चाहिए। बहुमत के फैसले पराजित हो गया, उसको बहुमत के फैसले के साथ चलना चाहिए। कोई भी पार्टी सीधे चलती है। अब भी मूल्य और सिद्धांत है। बहुत साफ बात यह है कि जब आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई, पीएसी की बैठक हुई, दोनों जगह तय हुआ कि कांग्रेस से तालमेल नहीं होगा। अगर आप अपनी बात पे टिके हुए हैं अभय दुबे, तो दोनों जगह जब तय हुआ उसके बाद आपके जो पार्टी के नेता हैं उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिखी कि वो कांग्रेस के साथ सरकार मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये सारी बातचीत हुई। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप किसी भी, ये पार्टी ऐसी जगह पहुंच गई है कि जो भी आप सत्य बोलेंगे उसका ठीक इसने उल्टा किया है। इसीलिए ये वही हो गई है जो एक आम पार्टी, जो भारतीय पार्टी और जो बहुत ही ऐसी पार्टियां हैं जिसकी तीखे शब्दों में आलोचना करती है, उस श्रेणी में इस समय वो खड़ी हुई। मैं एक छोटी सी बात कहूं। देखिए, कोई व्यक्ति जब ये दावा करते हुए आता है कि वो दूसरे से अलग है, तो बाकी जो सार्वजनिक जीवन के दूसरे हिस्से जो हैं वो लगातार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हमसे अलग नहीं है। और इस बात पर बड़ी गहरी प्रसन्नता होती है, जिसको अंग्रेजी में विकेरियस प्लेजर कहते हैं। वो प्रसन्नता होती है कि वो पत्रकार हूं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा हूं। मैंने कहा लगातार ये दिखाया जाता है कि वो वैसा ही है
और हम जिस हमाम में नंगे हैं वो भी नंगा है, हम जिस काजल की कोठरी में खड़े हुए हैं दूसरे भी खड़े हुए हैं। इसलिए हम लोगों को बारीकी के साथ देखना चाहिए। मैं इतना बारीकी में नहीं जाऊंगा। अगर दिल्ली की जनता की नजर से सोचा जाए तो अभी पार्टी का बुरा हाल है। ये एक लाइन में लबोलुबाब हमें दिखाई दे रहा है फिलहाल। अरविंद केजरीवाल आए और फिर कुछ परिवर्तन हो तो वो बात अलग है। पूरी तरह सहमत हूँ सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सहमत हूँ, सरकार चलाना जरूरी है। सुधांशु जी, मैं लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, देखिए कुमार विश्वास ने अभी ट्वीट किया कुछ वक्त पहले और आप लोग निशाने पर हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की 4 कोशिश की तो 3 रह गए, एक कोशिश और करो, पंजाब में दोनों की जोड़ी ही बचेगी। तो टक्कर तो दे रही है अब भी आम आदमी पार्टी। देखिए, मुझे थोड़ी सी आपत्ति है इस बात पे कि यह सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि हमाम में सभी नंगे, यानी वही राजनीति की जा रही है जो अन्य दल कर रहे थे। मेरा इस पर तीव्र आरोप है। अरे भाई, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए कहा 2013 में अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित के लगा के ईमानदार या बेईमान, और उसके बाद उसी बेईमान से हाथ मिलाया। भारतीय जनता पार्टी ने 63 वर्षों के राजनीतिक इतिहास में कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया। इकलौती राजनीतिक पार्टी है भारत की, और इकलौती राजनीतिक पार्टी है जिसने बढ़ते बढ़ते अपना कद कांग्रेस से बड़ा किया। दूसरी बात, जो कुमार विश्वास ने कहा कि सरकार बनाने का प्रयास करना गलत नहीं है। गलत क्या है कि जैसे ही आपने इस्तीफा दिया, आपने लिखित दिया एलजी को, विधानसभा तुरंत भंग की जाए ताकि किसी भी प्रकार से यदि सरकार बनी तो यह जनादेश के साथ विश्वासघात होगा। और मई के महीने में आपने लिख के दिया विधानसभा भंग न की जाए। अगर आप 4 महीने में इस तरह बदल रहे हैं, और आपने कांग्रेस को बेईमान कहा था, फिर उससे हाथ मिलाया, और फिर मैं एक और बात कहूंगा, उसमें यदि मेरे शब्द नहीं है, यदि आपने कांग्रेस को बेईमान कहा तो उन बेईमानों में जो ज्यादा बेईमान नजर आ रहे थे उनसे सरकार में हाथ मिला के सरकार बनाने को नहीं, तो उसका जवाब आम आदमी पार्टी का ये है आपको रोकने के लिए। आप लोग भी वही कोशिश कर रहे थे, तो उनकी ये रणनीति थी। शेर सिंह डागर और शेर सिंह डागर ने जो कुछ किया वो तमाम चीजें सब सामने है। शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि कोई पार्टी बहुत ज्यादा अलग नहीं है। सुधांशु जी, एक ब्रेक मुझे लेना होगा। आदर्श जी, मैं आऊंगी आपके पास। बहुत छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं सर, तुरंत लौटती हूँ, फौरन हाजिर होंगे। हम चर्चा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के ढोंग की पोल खुल गई, क्या असली चेहरा सामने आ गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। वक्त मेरे पास बहुत कम है। विजय, आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगी, अरविंद केजरीवाल को क्या तुरंत कदम उठाने की जरूरत है या अब उसमें भी देरी हो गई है? नहीं, अभी तक तो कदम उठा लिए जाने चाहिए थे। जैसा कि कल हमारे ही चैनल पे शाजिया कह रही थी कि बैठे हैं वहाँ पर बेंगलोर में और रिमोट कंट्रोल से यहाँ वो इलाज वहाँ करा रहे हैं और यहाँ बीमारियाँ यहाँ फैल रही हैं। कुल मिलाकर कहानी ये है कि धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि जैसे ये सब अरविंद केजरीवाल की शय पर हो रहा है। अब वो 15 की रात को या 16 की सुबह दिल्ली आएंगे और उसके बाद तत्काल रूप से अगर वो कदम उठाते हैं तो ये संदेश जाएगा कि वो पार्टी में जो कुछ बवाल चल रहा है उसको कहीं ना कहीं ढकाना छुपाना चाहते हैं या बीच में कहीं शांति बनाए रखना चाहते हैं। नहीं तो फिर यही चीजें जाएंगी कि उन्हीं की शय पर ये सब हो रहा है। जो वो चाह रहे थे वैसा उनके लोग भी उनके पीछे से भी कर रहे हैं। अभय दुबे जी, बहुत संक्षेप में, पार्टी इतनी खराब स्थिति में आ क्यों गई? देखिए, पार्टी में ये बहस 2013 से ही चल रही थी। इस बहस का कोई ना कोई फैसला होना था। अभी नहीं होता तो 6 महीने बाद फैसला होता। दुख की बात यह है कि सरकार को समय नहीं मिला अपना काम ठीक से करने का, ये अभी फैसला हो रहा है। मेरा मानना यह है कि अरविंद केजरीवाल जब लौटेंगे और उसके बाद जो राष्ट्रीय परिषद की इनकी बैठक होगी, तब तक ये इसी तरह से चलता रहेगा। राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद ही इसका कोई समाधान निकल पाएगा। दिबांग, आपको लगता है राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा या अंदर खाने वो लड़ाई जारी रहेगी जो 2013 से चल रही है? भाई, इनमें अगर कुछ भी ईमानदारी है, अरविंद केजरीवाल में कुछ भी ईमानदारी है, तो उनको साफ दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। चाहे कितनी बैठकों साफ बात करनी चाहिए, तभी कुछ उसमें बात है। वरना तो मुझे लगता है कि इस पार्टी में कोई फर्क नहीं है और ये तो बहुत ही आने वाले दिन इसके लिए और संकट वाले होंगे और इसी तरह की और खबरें गलत वजहों की वजह से ये पार्टी बनाती रहेगी। नीम अफजल साहब, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। अगर आम आदमी पार्टी भी राजनीति कर रही है तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, हमें कोई बुराई नहीं। दावा ना करें कि कोई दूसरी नई राजनीति ये कर रहे हैं। चूंकि ये दावा करते रहे हैं इसलिए सवाल पैदा हो रहा है। दूसरी बात ये, आपने ये सवाल बड़ा अहम पूछा कि आगे क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो झगड़ा है ये और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और जो हालात बता रहे हुए हैं, आम आदमी पार्टी खुदकुशी पर आमादा है। आदर्श जी, आम आदमी पार्टी खुदकुशी पर आमादा है? देखिए, मैं बिल्कुल ये बात नहीं मानता हूं, क्योंकि सच्चाई ये है कि बात का पतंगड़ बनाया जा रहा है।
और ये साफ बात है कि अगर पार्टी में अंदरूनी मतभेद है, उस अंदरूनी मतभेद को अनुशासनहीनता के वजह से उसको दूर किया जाएगा। अरविंद जी आएंगे, इस पर निर्णय लिया जाएगा और साथ में दिल्ली की सरकार, दिल्ली के जो हम लोग को मैंडेट मिला है उस पर काम करने। अच्छा आदर्श जी, आप लोगों ने कभी सोचा था कि दिल्ली की जनता को जो आप स्टिंग की हिदायत देते रहे हैं भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए, उस स्टिंग के फेर में आप ही फंस जाएंगे, वो भी इतनी बुरी तरह? देखिए, स्टिंग के फेर में फंसने की बात नहीं है। ऐसी कोई स्टिंग वो कहलाया जाता है जब उसमें कोई ऐसी बात निकल के आए जो गैर संवैधानिक हो या गलत हो। मैं नहीं समझता हूं अगर दिल्ली की जनता के साथ हम लोगों को सही मायने में व्यवस्था बदलने के लिए सरकार बनाने की क्षमता अगर हम लोग चाह रहे थे रखना, और साथ में अगर ये एक बात रखी गई कि अगर कांग्रेस या किसी दल के विधायक अलग अपनी पार्टी बना के समर्थन देना चाहते हैं, तो इसमें मैं नहीं समझता कोई गलत है। हम लोग राजनीति कर रहे हैं, गलत कुछ नहीं है, बस पर कितना आपके सुर बदल गए हैं। ये सुर पहले नहीं थे, ये सुर अब आ गए हैं और सवाल यही है कि अब आदर्शों के दिन शायद लद गए, अब कौन किस पर भारी ये बताने की है बारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।